भाई तूने बोला था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर और मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन अब ये म्यूचुअल फंड वाले मुझसे पता नहीं कौन कौन से टैक्स काट रहे हैं, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड और पता नहीं क्या कुछ। अब तू ही बता मैं क्या करूं। म्यूचुअल फंड वाले तुमको लूट रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे लूटा था। आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले तुमको क्या कुछ पता होना चाहिए कि तुम वो गलती ना करो जो इस मैंगो आदमी ने की है। इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और तुमको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि ताकि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बने। और ये एफएमआर रिपोर्ट क्या आती है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, एक्सपेंस रेशो और ये टैक्सेस, इन सब से म्यूचुअल फंड वाले तुमको कैसे लूटते हैं सब बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि तुमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए, बल्कि ओवरऑल तुमको इन्वेस्टमेंट ही क्यों करनी चाहिए। अगर तुम भी अपनी अम्मी की तरह, अपनी दादी की तरह अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को कबड़ के नीचे, कपड़ों के नीचे दबा कर छुपा कर रखते हो ना, तो मेरी बात सुन लो, तुम्हारा पैसा चोरी हो रहा है। भाई मैं 1 मिनट में आया और पूरी बात तो सुन जा। ये चोर कोई घर का आदमी नहीं है, बल्कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है। महंगाई एक ऐसा चोर है जो तुम्हारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके चोरी कर रहा है और तुमको पता भी नहीं चलता। तुमको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुम और मैं ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज तुम 1 लाख रुपए में जो चीज़ खरीद सकते हो, 1 साल बाद तुम वो चीज़ नहीं खरीद पाओगे। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और वहीं 1 लाख रुपया तुम अगर कबड़ के अंदर दबा कर छुपा कर रखोगे, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। मीन्स के तुम ये मान के चलो कि अगर इन्फ्लेशन 10% है तो हर साल तुम्हारा पैसा 10% कम होता जा रहा है। मीन्स के उसकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। तो तुम इन्फ्लेशन के हाथों अपना पैसा चोरी होने से बचा सकते हो, बल्कि उसके ऊपर और ज्यादा पैसा कमा सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो तुम्हारे और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं कि हम सिर्फ 500 रुपए में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। ये तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों से छोटी छोटी अमाउंट को कलेक्ट करती है और एक फंड क्रिएट करती है और इस फंड को डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है, लाइक गोल्ड, स्टॉक्स, लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट्स एक्सेट्रा। जो फंड क्रिएट किया जाता है इसको एक आदमी मैनेज कर रहा होता है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। ये अपने काम में एक्सपर्ट होता है। ये तुम्हारे पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और वो इस काम की एक छोटी सी फीस भी लेता है जिसको मैनेजमेंट फीस कहते हैं। अच्छा, तो मेरा पैसा मैनेजमेंट फीस के नाम पे काटा जा रहा है? अरे नहीं यार, मैनेजमेंट फीस फंड को मैनेज करने की फीस होती है। देख, तू एक महंगा आदमी है, तुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो फंड मैनेजर है ये अपने काम में एक्सपर्ट होता है। ये कंपनीज पर रिसर्च करता है, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढता है, फिर ही जाकर तेरे पैसे को उसमें इन्वेस्ट करता है ताकि तेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बने। हाँ, अगर तू भी कंपनीज पर रिसर्च कर सकता है, अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकता है, ढूंढ सकता है कि किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, तो तू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर नहीं तो म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए बेस्ट है यार। फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से तुम्हारे पैसे को ग्रो करेगा और महीने के एंड पर एफएमआर रिपोर्ट लाकर तुमको देगा कि भाई तुम्हारे पैसे को मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, इतने % रिटर्न बनाया, इसमें से मैंने इतना खुद रखा। और हाँ, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी एफएमआर रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा और एफएमआर रिपोर्ट को स्मार्टली पढ़ने का तरीका भी तुमको बताऊं। भाई ये फंड मैनेजर पैसे लेकर तो नहीं भाग जाएगा? अरे नहीं, ये एससीसीपी, सीडीसी, स्टेट बैंक, इन सब की पकड़ में होती है, ये भाग नहीं सकती। अगर ये तुम्हारे पैसे का कहीं मिसयूज भी करती है तो इस पर भी उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है। तो चलो आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले यार एक दिल की बात, इस चैनल के थ्रू मेरा मोटिव यह है कि मैं लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकूं, उन्हें मनी माइंडेड बना सकूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं, यकीनन आपने भी देखी होगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे लाइफ में वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए और ऐसा पॉसिबल है फाइनेंशियल एजुकेशन के ज़रिए। लेकिन ये सब चीज़ें हमें स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, 16 पढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ मुझे कुछ नहीं सिखाया गया। इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये एक कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकता है, जबकि बदले में कुछ ना मिलता हो। बाकी कुछ नहीं मिल रहा, 40 से ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं और अभी तक 100 सब्सक्राइबर है यार। तो मोटिवेशन नहीं होती यार। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम किस
एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अपना अकाउंट ओपन करें। तो यार तुम किसी के साथ भी ओपन कर सकते हो क्योंकि सबके म्यूचुअल फंड अकाउंट सेम होते हैं, तकरीबन सेम होते हैं। कुछ एएमसीज की एग्जांपल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। किसी भी एएमसी के अंदर तुमको सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन करना है। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का तरीका है जिसके अंदर तुम बगैर किसी इनकम प्रूफ के 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, अगर 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो तुमको इनकम प्रूफ देना पड़े। सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन करने के लिए तुमको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। एक तुम्हारा CNIC, दूसरा तुम्हारा फ़ोन नंबर जो कि तुम्हारे नाम पे होना चाहिए, तीसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं भी है तो जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर IBAN नंबर होता है, वो तुम यूज़ कर सकते हो। चौथा एफिडेविट, ज़कात एफिडेविट, ये तुमको मैं दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फ़ाइल है, उसका 50 रुपये का प्रिंट निकालो, उसको फिल करो, उसकी एक तस्वीर लो और अपलोड कर दो, जिससे तुम्हारी ज़कात नहीं कटेगी। अगर तुम ये अपलोड नहीं करते तो तुम्हारी ज़कात तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में से कटते रहेगी। म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। बस तुम जिस म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो उसकी ऐप को डाउनलोड करना है और ये डाटा फीड करना है। ये ऐसे ही है जैसे जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट बना रहे हो। हाँ, थोड़े क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में बता दो, मैं ज़रूर बनाऊँगा। अभी बताने लग पड़ा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और तुम लोग बोर हो जाओगे। भाई म्यूचुअल फंड अकाउंट तो बन गया, लेकिन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की टाइप्स कौन कौन सी है। तो तुम्हारे लिए मैंने म्यूचुअल फंड की टाइप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है: लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। तो सबसे पहले बात करते हैं लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स की। किसी भी फंड के साथ तुम्हें कैश फंड, मनी मार्केट फंड या इस्लामिक कैश फंड ये सब कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए तो वो लो रिस्क म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है। इन फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है, इसलिए इनका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा कम होता है। नॉर्मली इंटरेस्ट रेट के आसपास होता है। फॉर एग्जाम्पल आज मई 2025 के अंदर इंटरेस्ट रेट है 10 से 12%, तो इन म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी 10 से 12% ही होगा। तो इन फंड में किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो इन फंड में उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, या फिर तुमको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी ज़रूरत तुमको 1 साल के अंदर अंदर पड़ सकते हैं, ताकि तुम्हारा वो पैसा इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड रह सके। जैसे मैंने अपना इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट किया हुआ है। और इन कैश फंड, मनी मार्केट फंड को मैं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं इनको प्रोटेक्शन बोलूँगा। क्योंकि देखो यार, आज इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10-12% और इन्फ्लेशन कितनी है, वो भी 9-10% ही है। तो तुम्हारा रियल रिटर्न तो बन ही नहीं रहा, जितना रिटर्न बन रहा है वो इन्फ्लेशन खाई जा रही है। तो मीन्स के तुम्हारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा, बस इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट हो रहा है। तो सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं मीडियम रिस्क फंड। जिन फंड्स के साथ इनकम फंड, डेली इनकम फंड या फिक्स रिटर्न फंड लिखा हुआ हो वो सारे मीडियम रिस्क फंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर तुम्हारा कैपिटल मीडियम रिस्क पर होता है और रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लो रिस्क। इन फंड्स में फंड मैनेजर तुम्हारे पैसे को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर इन्वेस्ट करता है जहां डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क होता है, इसीलिए रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लो रिस्क फंड। इन फंड में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? इन फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो चाहते हैं कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट की है और मंथली बेसिस पर हमें थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता रहे। तो अब तीसरी और मेरी फेवरेट कैटेगरी की बात करते हैं, हाई रिस्क फंड्स। किसी भी फंड के साथ तुम्हें स्टॉक मार्केट फंड, बैलेंस फंड या एसेट एलोकेशन फंड लिखा हुआ नजर आ जाए वो हाई रिस्क फंड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन फंड्स के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है। इन फंड में फंड मैनेजर तुम्हारे पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, कंपनीज की ग्रोथ के ऊपर और थोड़ा बहुत लोगों की क्या था, सेंटिमेंट्स के ऊपर। तो इन फंड्स में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? इन फंड्स में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को लॉक कर सकते हैं, लाइक 5 साल 10 साल। क्योंकि पिछले 5 सालों को देखा जाए तो पहले 3 साल तो मार्केट परफॉर्म की ही नहीं, और 2024 में मार्केट ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट साइकिल्स पे चलती है और एक साइकिल 5 साल का तो होता ही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन बना के चलें तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ अपनी सैलरी आने के पास उसका 20% सेव करो और इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते रहो और लॉन्ग रन में आपका मोटा पैसा बनेगा। क्योंकि फंड मैनेजर तुम्हारे पैसों को उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर उसको ग्रोथ नजर आती है और लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस ग्रो होता है। ऑन एन एवरेज तुम्हारा हर साल 20% का रिटर्न बनेगा। 20% तुमको शायद थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट भी हर साल 20-21% का ही रिटर्न बना पाते हैं। भाई कैटेगरीज तो तूने बता दी, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर 10 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूं? देखो यार, कैटेगरीज तुमको बता दी हैं और इन कैटेगरीज के अंदर किन लोगों को किस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी तुमको बता दिया। तो तुम सिर्फ इन्वेस्ट करो और बाकी तुम टाइम के साथ सीख जाओगे।
हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, करते कुछ भी नहीं। मैंने भी जब अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाया था उसके 1 साल बाद जाके पहली इन्वेस्टमेंट की थी और इसका रिग्रेट मैं आज भी कर रहा हूँ। तो तुम अपना अकाउंट ओपन करो और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करो। भाई मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन वो साले मेरा पैसा काट रहे हैं। हाँ, यही बताने लगा हूँ कौन सा फंड कितने % मैनेजमेंट फीस लेता है, उसका फ्रंट एंड लोड क्या है, बैक एंड लोड क्या है, उसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है। ये सब कुछ तुमको मिलेगा उस फंड की FMR रिपोर्ट के अंदर, यानी फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर। FMR के लिए सिंपली तुमको गूगल पे जाना है, म्यूचुअल फंड का नाम लिखना है और साथ लिखना है FMR, और जौन सा पहला लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करना है और लेटेस्ट FMR रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। और याद है ना, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी FMR रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। और FMR रिपोर्ट को स्मार्टली कैसे पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी कंटेंट मैंने इस वीडियो के अंदर शो किया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए शो किया है। इन म्यूचुअल फंड वालों ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। यह है मीज़ान कैश फंड की FMR रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस फंड का साइज़ क्या है। जितना बड़ा फंड का साइज होगा उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मींस के ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो मैनेजमेंट रिपोर्ट में हमें देखना चाहिए वो है फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड और एक्सपेंस रेशो, जो तुमको मिलेगी फंड डिटेल्स के अंदर। मीज़ान कैश फंड का फ्रंट एंड लोड 0 है, जो कि सभी कैश फंड का 0 ही होता है। अगर कैश फंड के अंदर कोई तुमसे फ्रंट एंड लोड चार्ज कर रहा है तो उनको कहो इसे रिमूव करे। अगर नहीं करते तो यार म्यूचुअल फंड अकाउंट चेंज करो, क्योंकि सभी कैश फंड का रिटर्न इक्वली होता है, तो ज्यादा पैसे क्यों पे करना, जाके किसी दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लो। बैक एंड लोड है 0.1%, वो भी तुमको तब देना पड़ेगा जब तुम इन्वेस्ट करने के 3 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा वापस निकाल लेते हो। अगर तुम 3 दिन बाद निकालोगे तो बैक एंड लोड 0 हो जाएगा। और मैनेजमेंट फीस है 1%, जो कि कैश फंड के मामले में इतनी ही होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें FMR रिपोर्ट में जरूर देखनी चाहिए वो है एसेट एलोकेशन, कि उन्होंने हमारा पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। मीज़ान कैश फंड की बात करें तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लेसमेंट्स और DFIs के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, सुकूक्स एंड कमर्शियल पेपर्स, ये सभी कैश फंड से इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। नीचे उन्होंने फंड की परफॉर्मेंस बताई हुई है, जो कि हमारे लिए टोटली इररेलेवेंट है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस ये प्रिडिक्ट नहीं करती कि आगे भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ये है अल्फला GHP इनकम फंड, जो कि मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। सेल्स लोड यानी कि फ्रंट एंड लोड अप टू 2% है, जो कि बहुत ज्यादा है। और फ्रंट एंड लोड को सेल्स लोड क्यों कहते हैं और इसको रिमूव कैसे करते हैं ये मैं तुमको आगे बताऊंगा। और मैनेजमेंट फीस है अप टू 2%, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लग रही है यार। आगे चलते हैं, ये इसके एसेट एलोकेशन, इसने टी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, PIBs के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत कैश भी रखा हुआ है। कैश ये इसलिए रखते हैं कि अगर तुम रिडेम्पशन डालते हो तो तुमको पैसा दे सके। ये है इसकी पास्ट परफॉर्मेंस, जो कि हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। और कभी भी किसी भी फंड के अंदर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं होता कि भाई फ्यूचर में भी तुमको ऐसे ही अच्छे रिटर्न तुमको देंगे। MCP पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड, जो कि हाई रिस्क फंड की कैटेगरी के अंदर आता है, और इसकी मैनेजमेंट फीस की बात करें तो वो है अप टू 4%, और एक्चुअल में इन्होंने जो चार्ज की है वो है 3.48। और फ्रंट एंड लोड की बात करें तो वो भी अप टू 3% है। इसको रिमूव कैसे करना है भैया वो मैं तुमको बताऊंगा। और बैक एंड लोड की बात करें तो वो भी 3% है, अगर तुम 2 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हो। यानी कि अगर तुम 2 साल के बाद अपना पैसा निकालोगे बैक एंड लोड 0 हो जाएगा। इनकी एसेट एलोकेशन की बात करें तो 94% इन्होंने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत कैश भी रखा हुआ है। और ये है इनकी टॉप 10 होल्डिंग, जिनके अंदर बैंक अल्फला आता है, फातिमा फर्टिलाइजर, यूनाइटेड बैंक एक्सेट्रा। नीचे इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस दी हुई है और तुम लोग देख सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जाती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब मार्केट ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। पिछले 5 सालों की एवरेज करें तो वो 20% से ज्यादा ही निकलती है। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं टैक्सेस की, फ्रंट एंड लोड की, बैक एंड लोड की। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस की, क्योंकि टैक्सेस हर एक म्यूचुअल फंड पे लगता है, A to Z हर एक पर, और तुम देते भी हो। इससे बचने का कोई तरीका नहीं। अगर तुम फाइलर हो तो वेल एंड गुड, अगर तुम नॉन फाइलर हो तो भैया तुम दूसरों से डबल टैक्स दे रहे हो। कैपिटल गेन पे 20% और डिविडेंड के ऊपर 30%, और वहीं फाइलर 10% और 15% टैक्स देता है। तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके फाइलर बनो। यार अकाउंटेंट को 1000 रुपया दो, वो आपका रिटर्न फाइल कर देगा। नहीं तो यूट्यूब है ना, मैंने अपना पहला रिटर्न यूट्यूब से देखकर ही फाइल किया था।
मतलब मेरे रिटर्न का 30% गवर्नमेंट काट लेती है। जी हाँ, और अगर तुमने किसी ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है जिसके नाम के अंदर डिविडेंड लिखा हुआ हो, जैसे कि डेली डिविडेंड या डिविडेंड यील्ड प्लान, तो तुम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फंड। अच्छा भाई, फ्रंट एंड लोड को कैसे ख़त्म करें? फ्रंट एंड लोड को सेल्स लोड या एंट्री लोड भी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड वालों से जब पूछा गया कि तुम फ्रंट एंड लोड क्यों लगाते हो, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, तुमको यानी कि क्लाइंट को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमने एड्स चलाई हैं, मार्केटिंग की हैं। अगर तुम किसी एजेंट के थ्रू आए हो तो उस एजेंट को कमीशन भी पे किया है। तो ये सब खर्चे पूरे करने के लिए हम फ्रंट एंड लोड लगाते हैं। इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उसका एक जानने वाला एक म्यूचुअल फंड कंपनी में जॉब करता था। म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। उस जानने वाले ने मेरी फ्रेंड को कहा कि तुमको म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना चाहिए, वहाँ पे अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करोगे तो वो ग्रो भी करेंगे। तो उसने मेरी फ्रेंड का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करके दे दिया। तो एक दिन मुझसे बात करते हुए ये फ्रंट एंड लोड का जिक्र हुआ, तो मैंने कहा तुम्हारा फ्रंट एंड लोड रिमूव हो सकता है, कॉल करो और कहो कि मेरा फ्रंट एंड लोड रिमूव करें, और मोस्ट केसेस में वो कर देते हैं। तो उसने कॉल की और कहा कि भाई मेरा फ्रंट एंड लोड रिमूव करें, तो आगे से रिप्लाई आया कि मैम हम आपका फ्रंट एंड लोड रिमूव नहीं कर सकते। तो मेरी फ्रेंड ने कहा आप मेरा फ्रंट एंड लोड रिमूव करें, वरना मैं आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, और बल्कि ये सारे इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में चली जाऊंगी जहां पे ये फ्रंट एंड लोड नहीं लिया जाता। तो आगे से रिप्लाई आया, मैम हम फ्रंट एंड लोड रिमूव नहीं कर सकते, बट अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालने से पहले आप एक दफ़ा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा। वो कहती हैं मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी है और मुझे ही नहीं पता, कौन है वो? तो आगे से जवाब आया, जुनेद साहब। तो ये वही बंदा था, वही जानने वाला था जिसने मेरी फ्रेंड का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन किया था। मींस के फ्रंट एंड लोड भी चार्ज किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की फ़ीस भी। हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ कमीशन उस बंदे को भी मिल रहा होगा। तो आप भी इन चीज़ों से बच के रहिएगा। और फ्रंट एंड लोड को रिमूव करने के लिए उनको कॉल करें और उनको कहें देखें मैं खुद आपके पास चल के आया हूँ, आपकी कोई कंपेन नहीं देखी ना आपकी कोई एजेंट मुझे लेके आया है, मैं खुद चल के आया हूँ, तो आपको वो सारा एक्सपेंस नहीं लगा है, तो आप मेरा फ्रंट एंड लोड रिमूव करें। और मोस्ट केसेस में वो कर देते हैं। भाई ऐसे बैक एंड लोड भी रिमूव हो जाएगा ना? नहीं, बैक एंड लोड को ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता। तुम पहले ये समझो कि बैक एंड लोड लगाया क्यों जाता है। जब तुम फंड में से पैसा वापस निकाल रहे होते हो तब ये बैक एंड लोड लगाया जाता है। तो देखो यार, जब भी तुम किसी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर एक प्लान बनाता है कि भाई 5 साल के लिए मैं तुम्हारे पैसे को इस कंपनी में लगाऊंगा, 2 साल के लिए इस कंपनी में लगाऊंगा, 3 साल के लिए इस कंपनी में लगाऊंगा। लेकिन तुम पहले साल ही अपना पैसा वापस निकालने की करते हो तो फंड मैनेजर कहता है कि सारा पैसा तो मैंने कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं तुमको पैसा कहाँ से ला के दूँ? अगर मैं वहाँ से पैसा निकालता हूँ तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है और बाकी इन्वेस्टर्स का रिटर्न नहीं बनेगा। तो इसलिए वो तुमको डीमोटिवेट करने के लिए, ताकि तुम पैसा ना निकाल पाओ, इसलिए बैक एंड लोड लगाया जाता है। हाँ, अगर तुम 3 साल बाद 5 साल बाद अपना पैसा निकालते हो तो तुम पर बैक एंड लोड 0 लगेगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम अपने 20s में हो, स्टूडेंट हो या फिर अपने करियर के अर्ली स्टेज पर हो तो तुमको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? जानने के लिए ये वीडियो देखो।